So now we'll be starting the third technique of scientific management. And yesterday we have completed with two techniques. First was functional foremanship, है ना? You know what was there inside it. And second was standardization and simplification. So now we'll be starting with third. This one is work study techniques. So basically, what is work study? Work study means the study or analysis of different movements, different activities which are involved during the production. प्रोडक्शन के वक्त जितनी भी मूवमेंट्स हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, उनकी स्टडी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर, आउटपुट की क्वालिटी के ऊपर, सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, तो टेलर ने बोला कि वर्क स्टडी टेक्निक्स को अपनाओ. अब इसके अंदर आएगा क्या क्या? तो इसके अंदर सबसे पहले आता है मेथड स्टडी. मेथड स्टडी, ठीक है, ये मैं आपको बताता आ रहा हूँ जब से हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टार्ट की है, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन एंड मटेरियल टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे. ठीक है, कहने का मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसर्न ही यही है, फाइंड द वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग वर्क. आपने साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में भी देखा, प्रिंसिपल क्या है कि यू हैव टू अप्लाई साइंस एंड थ्रू लॉजिक यू हैव टू फाइंड वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग वर्क. तो मेथड स्टडी कहता है कि आप अलग अलग प्रोसीजर्स, अलग अलग जो भी आपके क्या है स्टेप्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, जितने भी तरीके हैं, उन सभी को साइंटिफिकली इंक्वायरी करने के बाद फाइंड वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है, और इस वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग वर्क को निकालने का ऑब्जेक्टिव इतना है कि इट शुड रिलीज द, इट शुड सेव द कॉस्ट, इट शुड मिनिमाइज द कॉस्ट एज वेल एज इट शुड मैक्सिमाइज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, इस टेक्निक के लिए कई सारे टेलर ने प्रोसेस चार्ट्स बनाए. ठीक है, ऑपरेशंस के वक्त बहुत सारी रिसर्च करी और उनने इस रिसर्च को ये नाम दिया मेथड स्टडी. ऑब्जेक्टिव क्या था? टू सेव कॉस्ट एंड टू मैक्सिमाइज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. तो आप मेथड स्टडी में बस इतना जानेंगे कि ये वो टेक्निक है जिसमें अलग अलग प्रोसेसेस के ज़रिए एक ऐसा प्रोसीजर या एक ऐसा मेथड फाइंड आउट होता है जो कि बाकियों से सबसे ज़्यादा क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव एंड ज़्यादा क्वालिटी इंश्योरिंग. जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और क्वालिटी इंश्योरिंग होगा, दैट वुड बी सिलेक्टेड एज द बेस्ट मेथड एंड दैट वुड बी मेड द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस. ठीक है, तो दैट वाज व्हाट मेथड स्टडी. सेकेंड वर्क स्टडी टेक्निक वॉज मोशन स्टडी. ठीक है, तो मोशन स्टडी का मतलब ये था कि फाइंड आउट द डिफरेंट मूवमेंट्स रिलेटेड टू द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के वक्त जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं उनको एनालाइज करो. ठीक है, तो टेलर ने उन तरह की मूवमेंट्स को तीन हेड में डाला. एक क्या थी? प्रोडक्टिव मूवमेंट्स, प्रोडक्टिव. एक अनप्रोडक्टिव, और थर्ड वन थी इंसिडेंटल. ठीक है, तो आई होप आपको इसके नाम से ही मतलब क्लियर हो रहा हो, इंसिडेंटल. ठीक है, प्रोडक्टिव का मतलब क्या है कि जिसका प्रोडक्शन के ऊपर फ़र्क पड़ता है, जो एक्चुअल में मूवमेंट करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. अनप्रोडक्टिव वो क्या है? वेस्टफुल है. समझ रहे बात को? वेस्टफुल है, इनका प्रोडक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इन मूवमेंट को एंगेज करके एनर्जी और कॉस्ट बढ़ती है. इंसिडेंटल ये हैं जो हम बोल सकते हैं कि किसी और मूवमेंट को परफॉर्म करने का एक बाय प्रोडक्ट है, किसी और मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं. ठीक है, या फिर ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनका प्रोडक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन प्रोडक्टिव मूवमेंट्स के साथ जुड़ी हुई हैं. ठीक है, अब जैसे कि प्रोडक्टिव में हम बोलते हैं कि जैसे कि वर्कर है, वर्कर टूल बॉक्स में से, ठीक है, टूल्स निकाल के और उस प्रोडक्ट के ऊपर जो भी है वर्क कर रहा है, उसको प्रोडक्टिव मूवमेंट कहेंगे. ठीक है, अब अनप्रोडक्टिव क्या मतलब हुआ कि टूल बॉक्स क्या एक जगह रखा है, मशीन दूसरी जगह रखी है, बार बार क्या है वो दूसरी जगह जा रहा है. मान लो ये क्या नाम है, थोड़ी दूर पे मेरी एक छोटा सा एक टेबल रखी है, तो वहाँ पे उसके ऊपर टूल बॉक्स रखा है, यहाँ पे वो मशीन रखी है. अब जब भी हमको टूल्स चाहिए होंगे तो उस टूल बॉक्स में से निकाल के लेके आए और यहाँ पे उसको आके यूज़ किया. जब उस टूल का काम ख़त्म हो गया तो वापस गए उसको टूल बॉक्स में रखने गए. तीसरी बार दोबारा ज़रूरत पड़ी तो वहाँ से टूल बॉक्स उसको निकाला, दोबारा यहाँ पे आके रख दिया. तो आपको क्या लग रहा है, बीच का ये जो मूवमेंट हो रही है टूल बॉक्स तक जाने की,
और फिर वापस यहाँ पे आके वापस उसको रखने की, ये बिल्कुल ही अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है। इस मूवमेंट से टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है और प्रोडक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रखा है या फिर जहाँ पे हमारी वर्किंग है उसी के पास अपने टूल बॉक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। समझ रहे बात को? समझ में आएगी नहीं? इंसिडेंटल होती हैं कुछ जो अपने आप अकर करती हैं, जिनका प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन से हम ऐसा लिंक बैठाते नहीं, ठीक है, विच इज़ व्हाट इंसिडेंटल। इंसिडेंटल एज इट्स नेम सजेस्ट कि वो प्लान्ड नहीं है, ठीक है, वो तो ऐसे एक क्या नाम है, इंसिडेंट के तौर पे अकर होगी। अब जैसे कि मान लो मेरे पास यहीं पे टूल बॉक्स रखा है और उसमें से मैंने अपना स्क्रू ड्राइवर निकाला और मैं अपना काम करने लगा, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, उस स्क्रू ड्राइवर मेरे हाथ से नीचे गिर गया। अब वो जो नीचे स्क्रू ड्राइवर गिरा, मेरे को उसको उठाना तो पड़ेगा। अब उस मूवमेंट को क्लासीफाई करके कुछ मिलना तो है नहीं, प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव, उसके ऊपर मैं कुछ कर तो सकता नहीं। उसको मैं क्या नहीं कर सकता, उसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता। अनप्रोडक्टिव को तो अवॉइड कर सकता हूँ मैं, इतनी दूर टूल बॉक्स रखा था, उसको मैंने पास ही रख के रख लिया, यहीं इंस्टॉल कर लिया, तो ये तो अनप्रोडक्टिव हो गई। लेकिन जो मेरे हाथ से स्क्रू ड्राइवर नीचे गिर गया तो उसको तो उठाना ही पड़ेगा। उस तरह की मूवमेंट को क्या कहते हैं, इंसिडेंटल कहते हैं। और इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलर का ये कहना था कि प्रोडक्टिव मूवमेंट्स को तो मैक्सिमाइज़ करो, इन्हीं को मोशंस में रखो, इसको बिल्कुल ही क्या करो, अवॉइड करो, इनको बिल्कुल ही अनप्रोडक्टिव को निगलेक्ट करो, ख़त्म करो, और इंसिडेंटल को मिनिमाइज़ करो, ठीक है, क्योंकि ये प्लान्ड नहीं होती, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर सकते हैं। ये थी मोशन स्टडी। नेक्स्ट इज टाइम स्टडी। अभी टाइम स्टडी इसका एक काम है कि टू फाइंड द स्टैंडर्ड टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ अ टास्क और एन एक्टिविटी और वर्क। आपको एक स्टैंडर्ड टाइम निकालना पड़ेगा कि कितने टाइम में ये वर्क कंप्लीट हो सकता है। जैसे कि मान लो अगर हमारा डेली का टारगेट 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का है, अगर हमको डेली 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है तो हमको टाइम स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि एक वर्कर कितने स्टैंडर्ड टाइम में कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि हमको अगर रोज़ाना में 1000 यूनिट्स बनानी है तो हमको उसी हिसाब से वर्कर्स को तैयार करना है। मान लो हमारे पास वर्कफोर्स कम है तो हमको ज़्यादा भी एम्प्लॉय करना पड़ेगा, और अगर हमारे पास वर्कफोर्स सफिशिएंट है तो उसमें से हम कम को भी एम्प्लॉय करेंगे। कहने का मतलब आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड टाइम पता लगाना पड़ेगा कि एक वर्कर को कितने टाइम में कितना आउटपुट बनने के लिए रेडी हो सकता है। अगर आपके पास ये स्टैंडर्ड टाइम है तो आप उसी हिसाब से अपने वर्कर्स को एंगेज कर सकते हैं, उसी हिसाब से अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने स्टैंडर्ड टाइम पता नहीं लगाया तो हमेशा आप क्या रहेंगे, हमेशा आप एक मिसकंसेप्शन पे रहेंगे, हमेशा एक क्या रहेगा, केओटिक वो रहेगा। वर्कर्स एक्सक्यूज़ भी दे सकते हैं, कई सारे वर्कर्स ओवरबर्डन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह की प्रॉब्लम्स रहेंगी अगर आपने क्या नहीं कर रखी, अगर आपने टाइम स्टडी नहीं कर रखी, ठीक है। और ये बहुत ही जेन्युइन बात है आज की डेट पे भी। जैसे कि अगर आप फैक्ट्री सिस्टम में जाओगे या किसी और तरह के, कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो वर्कर को डेली टारगेट देती हैं क्योंकि वो डेली वेजेस पे होती हैं, ठीक है। वर्कर को बोल रखा है कि आपको डेली 10, अगर उनकी एक शिफ्ट में काम हो रहा है 8 घंटे की, है ना, तो उनको बोल रखा है कि आपको 10 यूनिट्स बनानी है, या फिर अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग टारगेट दे रखे हैं। तो वो किस बेसिस पे दे रखे हैं, वो इस बेसिस पे दे रखे हैं कि पहले टाइम स्टडी कर रखी है, उनको पता है कि एक वर्कर 8 घंटे में इतना आउटपुट बना सकता है। समझ रहे बात को? तो ये टाइम स्टडी टेक्निक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे एक तो आउटपुट बनने का स्टैंडर्ड टाइम पता लगा सकते हैं, दूसरी बात हमारे को वर्कर्स कितने एंगेज करने हैं, नंबर ऑफ़ वर्कर्स एम्प्लॉयड और नॉट, उसका पता लगा सकते हैं, जिससे हम अपनी लेबर कॉस्ट्स का ध्यान रख सकते हैं, जिससे हम अपने टाइम और कॉस्ट के एक्सपेंसेस का ध्यान रख सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टेलर ने कहा टाइम स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now fourth one is fatigue study, and fatigue means tiredness, ठीक है, tiredness, और when a person needs rest, ठीक है। तो obviously human beings are not machines, even machines they do need rest after some time if they are working continuously, so we have to give machines also some rest, so same happens with humans also। तो ये फैक्ट है कि ह्यूमन बींग्स कंटिन्यूसली काम करने पे क्या होता है, उनकी एफिशिएंसी गिरती है। अगर आप किसी से कंटिन्यूसली वर्क कराओगे तो एक लेवल के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद उसकी एफिशिएंसी गिरने लगेगी। समझ रहे बात को? तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको पूरे वर्क के टाइम पीरियड के बीच में ही थोड़ा बहुत रेस्ट दिया जाए, ठीक है। तो टेलर ने बोला कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये पता लगाना कि एक वर्कर
कितने टाइम की कंटिन्यूअस वर्किंग के बाद टायर्ड फील करता है। समझ रहे बात को? कितने टाइम की वर्किंग के बाद टायर्ड फील करता है, कितने टाइम की कंटिन्यूअस वर्किंग के बाद उसको ब्रेक देना चाहिए। ठीक है, वो ब्रेक कितनी ड्यूरेशन का होना चाहिए और उसके पूरे वर्क के टेन्योर में उसको कितने ब्रेक्स देने चाहिए। कहने का मतलब द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, ये निकालना बहुत ज़रूरी। ठीक है, ये आपके साथ भी होता है। आप स्कूल में आते हो, आपका 6 घंटे का स्कूल है तो आपको 3 घंटे के बाद एक रिसेस मिलता है। ठीक है, रोज़ मिलता है आपको रिसेस। किस लिए मिलता है? कि 3 घंटे की कंटिन्यूस स्टडी के बाद, कंटिन्यूस वर्किंग के बाद एक ब्रेक मिल गया। ठीक है, रिफ्रेश होने का एक क्या मिल गया? ब्रेक मिल गया। तो ऐसे ही वर्कर्स को भी कंटिन्यूसली वर्किंग के बाद ब्रेक बहुत ज़रूरी है। या आपने भी देखा होगा, चाहे आप किसी हॉस्पिटल को देख लो, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को देख लो, किसी फैक्ट्री को देख लो, पेट्रोल पंप को देख लो, सभी वर्कर्स को बीच में एक ब्रेक ज़रूर मिलता है। ठीक है, चाहे वो टी के लिए हो, चाहे किसी रिफ्रेशमेंट के लिए हो, चाहे लंच ब्रेक हो, कुछ भी हो, उनको एक ब्रेक मिलना बड़ा ज़रूरी है। ये यूनिवर्सल फैक्ट है। ठीक है, सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में डेली वर्क में ब्रेक मिलता ही मिलता है, क्योंकि ये तो फैक्ट बड़ा यूनिवर्सल हो चुका है कि एक कंटिन्यूस वर्किंग के बाद क्या होगा, बंदा टायर्ड फील करेगा और उसकी एफिशिएंसी गिरने लग जाएगी। अगर आप उसको उसके बाद भी काम कराते जाओगे तो क्या होगा, वो कम एफिशिएंसी से काम करेगा, रिसोर्सेज को वेस्ट करेगा, जिसका नुकसान किसको होगा, ऑर्गेनाइजेशन को होगा। और जो बंदा ऐसे लगातार लगातार काम करता है तो वो ज़्यादा टाइम के बाद काम करने लायक भी नहीं बचता। समझ रहे बात को? तो इसलिए उसको ब्रेक देना बड़ा ज़रूरी है, ताकि वो वापस रिवाइटलाइज हो जाए और वापस अपने आप को रिफ़्रेश करके एफिशिएंसी से काम करे। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड द टाइम आफ्टर विच रेस्ट इंटरवल्स नीड टू बी गिवन, व्हाट ड्यूरेशन इट शुड बी गिवन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। अगर मान लो 2 शिफ्ट में बंदा काम कर रहा है तो कितनी कितनी देर में उसको रेस्ट इंटरवल देना चाहिए। अब 8 घंटे के लिए काम कर रहा है तो सिर्फ 1-5 मिनट के चाय ब्रेक से तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो उसको कितने 2-3 और भी चाय के ब्रेक देने पड़ेंगे। ठीक है, इवन द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, अगर वो सुबह 8 से शाम 4 बजे तक वो काम करने आते हैं या 5 बजे तक, तो उनको बीच में 2 बार चाय पीने का ब्रेक मिलता है। ठीक है ना, तो इस तरह की ये सब स्टडी करना बड़ा ज़रूरी है टू मेंटेन द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। सो वर्क स्टडी में होता क्या है, मेथड स्टडी प्लस मोशन स्टडी प्लस टाइम स्टडी प्लस फटीग स्टडी, चारों को मिला के बनती है वर्क स्टडी। टेक्निक्स आपको इनके ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखने हैं और इससे आप इसको केस स्टडी में फाइंड आउट कर सकते हैं। Now after work study techniques, another one is differential piece weight system. डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम एक ऐसी टेक्निक है जो अपने एफिशिएंट और नॉट सो एफिशिएंट वर्कर्स के बीच में डिफरेंशिएट करती है रिगार्डिंग द वेज पेमेंट्स टू बी गिवन टू देम। ये कहती है जो एफिशिएंट वर्कर्स है उसको एक हायर वेज रेट देना चाहिए और जो उतने एफिशिएंट नहीं है, विच आर नॉट सो एफिशिएंट, उनको उतनी वेज रेट नहीं देनी चाहिए। समझ रहे बात को? और ये इसलिए नहीं क्योंकि हम दोनों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, नहीं, हमको एफिशिएंट वर्कर्स को रिवॉर्ड देना चाहिए, एफिशिएंसी को प्रमोट करना चाहिए। समझ रहे बात को? तो पीस वेज सिस्टम होता है जब वर्कर्स को पर पीस क्या मिलती है, वेजेस मिलती है। कई सारी इंडस्ट्रीज, कई सारे वर्क ऐसा है जहाँ पे वर्कर्स को डेली बेस पे नहीं मिलती, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट दे प्रोड्यूस, उस बेस पे क्या मिलती है, वेज मिलती है। पीस वेज मतलब ये हुआ जैसे कि भाई कई डिसाइड कर रखा है इंडस्ट्री में कि 10 यूनिट्स पे 10 यूनिट्स है और स्टैंडर्ड है। ठीक है, चेक हो गई क्वालिटी, स्टैंडर्ड बना दिया। ठीक है, तो इसको क्या दो, 10 रुपये के हिसाब से दो, हो गए इसके 100 रुपये आज के। ठीक है, मान लो एक दूसरे बंदे ने 10 यूनिट्स बनाई बट इट वॉज बिलो स्टैंडर्ड। हमारे इंस्पेक्टर ने बोला यार ये बिलो स्टैंडर्ड है, लेकिन बना के तो रख दिया बंदे ने, क्या करें, इसको दो 7 रुपये के हिसाब से। समझ रहे बात को? और हमने बोला कि भाई ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि मान लो उसका डेली टारगेट था 10 यूनिट बनाने का, लेकिन इसने 12 यूनिट्स बना दी, 12 यूनिट्स बना दी, तो इसने स्टैंडर्ड की बजाय 12 यूनिट्स बना दी, तो इसको और हायर रेट दो। ठीक है, इसको इतनी वेज पेमेंट दो। और एक ने क्या किया, उसने अपना डेली का टारगेट ही अचीव नहीं किया 10 यूनिट का, उसने 8 यूनिट्स बनाई, तो इसको वो भी मत दो 10 रुपये के हिसाब से, इसको दो 7 रुपये। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि अपने एफिशिएंट वर्कर्स को रिवॉर्ड करो, उनको एफिशिएंसी का रिवॉर्ड दो, इससे एफिशिएंसी प्रमोट होगी, वर्कर्स मोटिवेटेड फील करेंगे और साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंसी के बेनिफिट्स एंजॉय करने को मिलेंगे।
अगर आप इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं करोगे तो वो बोलेगा यार एक ही थाली के चट्टे वट्टे हो गए हम तो, ठीक है, गधे घोड़े सब बराबर हो गए हैं, मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ कोई फ़ायदा नहीं है, उसका भी मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जो बेकार काम कर रहा है वो भी उतने ही पैसे लेके जा रहा है। तो ये एक तरीका है, एक ज़रिया है, एक तो अपने एफिशिएंट वर्कर्स को रिवॉर्ड करने का और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी को प्रमोट करने का, ठीक है। तो टेलर एडवोकेटेड फॉर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, इसको कहते हैं पीस वेज सिस्टम, पर पीस यूनिट्स के हिसाब से उनको पेमेंट हो रही है। एंड नाउ द लास्ट टेक्निक इज मेंटल रेवोल्यूशन, जिसका हमने हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल में जिक्र किया था। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एक प्रिंसिपल है, लेकिन उसको फॉलो करने का एक तरीका है जिसको हम क्या कहते हैं, मेंटल रेवोल्यूशन। और मैंने आपको उस वक्त भी बताया था इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन द माइंडसेट, चेंज इन द एटीट्यूड्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट्स टूवर्ड्स ईच अदर। एक दूसरे की तरफ अपना माइंडसेट, अपना एटीट्यूड का बदलाव करो, ठीक है। एक दूसरे के साथ compete मत करो, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करो, ठीक है। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कोऑपरेशन दोनों ही ये कवर करता है, लेकिन ये हो तब पाएगा जब दोनों ही पार्टी, वर्कर्स और मैनेजमेंट, अपने एक दूसरे के प्रति क्या करते हैं, अपने विचारों को बदलते हैं। वो ये ना सोचे कि यार मैनेजमेंट है तो हमेशा रूखी होगी, बेकार होगी, क्या नाम है, घमंडी होगी और ऑर्डर्स को पूरा कराएगी, वर्कर के बारे में नहीं सोचेगी, ऐसा एटीट्यूड ना रखें, थोड़ा सा चेंज करें। दूसरी तरफ मैनेजमेंट भी ये बात को ध्यान में रखें, वर्कर हैं तो अनपढ़ होंगे, डिसीजन मेकिंग में बेकार होंगे, हमारे साथ वो नहीं है, तो उन सबको ऐसा ना सोचें। तो उससे क्या होगा, एक दूसरे के प्रति एक अच्छी क्या रहेगी, एक अच्छी फेयर एग्रीमेंट रहेगी और एक दूसरे के साथ काम करना बड़ा ही ईजी हो जाएगा। तो मेंटल रेवोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप बटे रहते हैं। ऐसा लगता है एक कंट्री के अंदर दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, फाइट कर रही है, कांग्रेस और बीजेपी, वो अपनी मांग पूरी करना चाहती है, वो अपनी मांग पूरी करना चाहती है, जिससे फ़ायदा दिक्कत किसको हो रहा है, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ दी कंट्री को। इधर दिक्कत किसको होगी, इधर दिक्कत हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की, 5 हम बोलते हैं टेक्निक्स, अगर हम वर्क स्टडी को एक यूनिट माने। अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ओवरऑल हो जाती हैं 8 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट।